Assalamu alaikum, all you dear students. Hope so you will be fine. आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज अ प्लाज्मा ब्रेन. आपने प्लाज्मा ब्रेन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा, डिफरेंट लिटरेचर बुक्स को आपने रीड किया होगा. इस लेक्चर को केयरफुली सुनिएगा. बहुत सारी ऐसी मालूमात है जो डायग्राम के अंदर, जो टॉपिक्स के अंदर अवेलेबल है, जिसका एक्सप्लेन प्रॉपर वे में नहीं किया जाता. मैं उन्हीं टॉपिक्स को इसमें एमटी कैट को कंसीडर करते हुए या रेगुलर सेशन को देखते हुए ये मैं बहुत सी बातों को लॉजिकली आप लोगों की तरफ कन्वे करूंगा. और इस लेक्चर के एंड के ऊपर एक डेफिनेशन की समरी भी है. उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज भी हैं जिससे बन सकते हैं, जो पॉसिबल है कि इसमें से ये एमसीक्यू हो सकता है. उसकी लॉजिक क्या है ये आप लोगों से मैं शेयर करूंगा कि आप इस लेक्चर को जरूर एंड तक सुनिएगा. प्लाज्मा ब्रेन के बारे में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले, क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा आउट नहीं जाऊंगा, ये फोकस हमारा सिलेबस के ऊपर रहेगा जो हमारा करिकुलम के अंदर मौजूद है, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में मौजूद है, हम उसी के ऊपर फोकस करेंगे. प्लाज्मा ब्रेन आर दिस सेल मेम्ब्रेन, आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल की अंडरस्टूड है. मोस्ट ऑफ प्लांट सेल के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल से कवर्ड होती है. अगर केमिकल कंपोजिशन को देखा जाए तो इसके बेसिक 3 कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट 60 to 70% प्रोटीन, यानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्लाज्मा ब्रेन में पाए जाने वाला जो केमिकल सब्सटेंस वो प्रोटीन है. दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है 40 to 60%, 20 to 40% लिपिड्स हैं. ये सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं. और थर्ड वन जो कंपोनेंट है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. ये कार्बोहाइड्रेट ऐसे नहीं पाए जाते, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में ये प्लाज्मा ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं. अगर हम प्लाज्मा ब्रेन को देखा जाए, इसकी जो थिकनेस है ये 7 नैनोमीटर प्लाज्मा ब्रेन की थिकनेस है. रिमेंबर वन थिंग, ये जो वैल्यूज ली गई दिस इज द एवरेज वैल्यू. जरूरी नहीं कि हर सेल के अंदर ऐसा हो, देयर मस्ट बी वेरिएशंस. और ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो आपको कंसल्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस की बताएगी ये वेरी कर सकती है, ये कांस्टेंट नहीं है. लेकिन हमारी बुक में ऐसी है तो हम इसको यही पढ़ेंगे. लेकिन मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बात बताता हूँ, जो प्रोटीन्स और लिपिड्स की कंसल्टेशन हम अपनी बुक में रीड करते हैं वो जर्नलाइज्ड है. अगर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को देखें, वो भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो भी तो सेल मेम्ब्रेन है. 76% प्रोटीन है उसके अंदर और 24% उसके अंदर लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. इट मीन देयर इज अ वेरिएशन. अगर हम ह्यूमन आरबीसीज को देखते हैं, इट कंसिडर 30% ऑफ द लिपिड्स, 70% प्रोटीन्स. इट मीन्स देयर इज अ वेरिएशन. बट हमने जर्नलाइज वैल्यू को कंसीडर किया. यू मस्ट फोकस एट द जर्नलाइज वैल्यू विच इज मेंशन्ड इन योर बुक. अब हम इसमें प्लाज्मा ब्रेन के बारे में विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे अबाउट द स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगी, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की भी कोशिश की गई. ये सबसे पहले प्रपोज किया गया, जो अर्लीस्ट मॉडल से पहले भी थे, लेकिन ये 2 मॉडल जो मोस्ट फेमिलियर थे उसको रिप्रेजेंट किया गया. सेल मेम्ब्रेन इज अ कंपोज लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन आउटर एंड इनर लेयर ऑफ प्रोटीन्स. इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो प्लाज्मा ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर से बनी, यानी लिपिड की एक ये लेयर होगी, दूसरी लिपिड की ये लेयर होगी. इनके इसके आउटर और इसके इनर क्या होगी, प्रोटीन की एक कंटिन्यूस लेयर होगी. और जो लिपिड्स होंगे ये सैंडविच होंगे, ये दरमियान में होंगे. और दोनों लिपिड्स की लेयर में के आउटर और इनर भी कंटिन्यूस प्रोटीन की लेयर होगी. इस जो बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा इसको हम कहेंगे दैट इज अ यूनिट मेम्ब्रेन. और ये तमाम सेलर ऑर्गेनेलिस के अंदर भी ये इसमें से पाई जाती है. मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने ये बात रिवील्ड की, ये बात बताई कि प्लाज्मा ब्रेन लिपिड बाई लेयर से बनी तो है, बट लिपिड बाई लेयर इज नॉट अ सैंडविच. सैंडविच का मतलब ये होगा कि लिपिड बाई लेयर की 2 लेयर अंदर की तरफ है, आउटर और इनर प्रोटीन की कंटिन्यूस लेयर उसने का ये नहीं पाई जाती. लिपिड बाई लेयर वहां भी है, यूनिट मेम्ब्रेन में भी, दूसरे के अंदर भी लिपिड बाई लेयर है. लेकिन प्रॉब्लम कहां पर था, ऑब्जेक्शन किस बात पे था, कि इसमें से प्रोटीन की लेयर्स कंटिन्यूस नहीं है. इस बात के ऊपर ये ऑब्जेक्शन था.
मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने इसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को निगलेक्ट किया। ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का अगर देखा जाए, देयर इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन, इट्स अ कंटीन्यूअस लेयर, ये भी इसमें से प्रोटीन है, ये इसकी आउटर लेयर है, अगर इसमें से इनर लेयर है। अब इसमें से हम जोन को भी देखते हैं, ये भी हाइड्रोफिलिक जोन है, ये भी हाइड्रोफिलिक जोन है, ये हाइड्रोफोबिक जोन है। यहाँ से लिपिड की देखें, लुक माय हियर, एक लिपिड की वन लेयर जो फास्फोलिपिड्स इसमें से होते हैं, ये भी इसमें लिपिड की वन लेयर, ये लिपिड बाई लेयर हो गई। अब सैंडविच कैसे होगा, ये बाहर भी प्रोटीन की एक लेयर है और अंदर की तरफ प्रोटीन की एक लेयर है, तो इस तरह से इसको सैंडविच मॉडल का नाम भी दिया गया। ये हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक जोन को हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसका मतलब क्या लिया जाता है। इस मॉडल को रॉबर्टसन ने 1959 के अंदर इस मॉडल को प्रपोज किया था। अब इस मॉडल को जो इसमें से फाल्सिफाई किया वो एक अदर मॉडल था, जिस मॉडल का नाम दिया गया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। उस मॉडल ने इस बात को ऑब्जेक्ट किया कि प्रोटीन की लेयर कंटिन्यूस नहीं होती, लिपिड बाई लेयर हैं लेकिन कंटिन्यूस उसमें प्रोटीन की लेयर्स नहीं है। प्रोटीन उसने के प्रोटीन कन्फाइंड जो इसमें से है, नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, सिर्फ मेम्ब्रेन की सरफेस पे कन्फाइंड नहीं है, बट इम्बेडेड इन द लिपिड बाई लेयर मोज़ाइक मैनर। मोज़ाइक मैनर का इसमें से क्या होगा कि मोज़ाइक का मतलब होता है पैचेस, धब्बों को कहा जाता है। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा डिफाइन करने के बाद क्लियर करता हूँ मजीद। द डिस्कवरी लेड टू द प्रपोजल ऑफ द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल अप टिल नाउ। ये भी चेंज हो सकता है अगर फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन सामने आ जाती है, अप टिल नाउ यही मॉडल एक्सेप्टेड है। सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन द चार्ज प्रोटीन्स थ्रू विच द मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल टेक प्लेस। यहां से मैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। Plasma membrane is made up of lipid bilayer in which protein molecules are embedded or float like a mosaic manner. इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप सी के किनारे के ऊपर किसी उसके बैंक के ऊपर खड़े, आल दो किनारा नहीं होता जहाँ पर पानी है वहाँ आप खड़े हैं, आप उसके एक मंजर देख रहे हैं कि सी के अंदर शिप्स हैं, सी के अंदर बहुत सी बोट्स हैं और सी के अंदर वो फ्लोट कर रहे हैं। हम उसमें क्या करेंगे, अगर हम उस सी वाटर को हम उसमें से लिपिड बाई लेयर से कंसीडर करें और जो उसके अंदर शिप हैं कहीं पर वो रुके हुए हैं, कहीं पर चल रही हैं, बोट रुकी हुई हैं, कहीं चल रही हैं, उन बोट्स और शिप को अगर प्रोटीन से कंसीडर किया जाए तो प्रोटीन के वो जो पैचेस होंगे उनको मोज़ाइक का नाम दिया जाएगा। इसी तरह वो कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल उसके अंदर इम्बेडेड हैं, कुछ उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं इन अ मोज़ाइक फैशन। तो इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। और ये भी बात कही जाती है कि प्रोटीन्स के अंदर बहुत से चार्ज पोर्स पाए जाते हैं जिसमें से मटेरियल टेक प्लेस होता है, बहुत से मटेरियल जाता है। दो तरह से मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर या बाहर जाता है। अब इसमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगी और पैसिव भी होगी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एक्टिव मूवमेंट्स हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, फेगोसाइटोसिस है, पिनोसाइटोसिस है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस है, ये लाइक दिस इसमें से आ जाएगा। हम इसको ये डिस्कस करते हैं। ये फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया। आपने ये डेफिनेट पढ़ा होगा, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन के लेयर्स हैं, ये प्रोटीन इम्बेडेड है इसके अंदर, ये इसके अंदर बाहर की तरफ है, ये इसके अंदर इम्बेडेड है इसके अंदर। ये इसके ऊपर ये ग्लाइको लिपिड्स है। कैसे लिपिड, ये लिपिड पार्ट है, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये फास्फोलिपिड्स का जो हेड है इसके ऊपर ये कनेक्टेड होता है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। यहाँ इसको देखें, ये स्ट्रक्चर ग्लाइकोप्रोटीन्स है, यानी ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी ब्रांच स्ट्रक्चर है। अनब्रांच भी ये हो सकते हैं लेकिन ये यूजुअली जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये ब्रांच ही हुआ करती हैं। अब इसमें फाइबर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी पाया जाता है, यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। अब अंदर की तरफ देखें, इसमें फिलामेंट साइटोस्केलेटन के हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऐसे कनेक्टेड होते हैं ताकि सेल डिफॉर्म ना हो सके। कोलेस्ट्रॉल भी इम्बेडेड होता है। आप इसकी पोजीशन को देखें, ये कहाँ पर मौजूद होता है, आउटर भी नहीं है, इनर भी है नहीं है, लेकिन कहाँ पर इम्बेडेड है, ये इम्बेडेड है इनकी टेल रीजन के अंदर, लिपिड बाई लेयर की। और ये 4 फ्यूज कार्बन रिंग्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल के, ये यहाँ पर इम्बेडेड होता है। ये भी उसमें से लिपिड्स की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे। अब प्रोटीन की 2 टाइप्स हैं, ये डायग्राम बुक से ली गई है। अब इसमें से आपने ये पेरिफेरल प्रोटीन भी बता दी और इंटीग्रल प्रोटीन भी बता दी, लेकिन हमारे पैराग्राम इसके फंक्शन नहीं है। ये दोनों प्रोटीन में क्या डिफरेंस होता है, ये हम इस डिफरेंस के बारे में भी मैं आपको शॉर्टली बताऊंगा।
ये इसके हेड है, ये फास्फोलिपिड्स हैं, ये साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ से दिस मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज करने वाला सेंगर और निकोलसन था, जिसने 1972 के अंदर इस मॉडल को रिप्रेजेंट किया गया। अप टिल नो यही मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। अब इसमें से जहां से मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जो डायग्राम है मैंने आपको बताया, इसको भी मैं लास्ट में लेकर चलूंगा कि कौन कौन से इसमें से पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं। और ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, कौन से मटेरियल होंगे, इनके बारे में भी एमसीक्यू बन सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज अ वाइटर रोल प्ले अ वाइटर रोल फॉर द सेल्स। बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड देयर एनवायरनमेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर का काम करती है सेल के कंटेंट्स और आउटसाइड मीडियम के दरमियान। ऐसा नहीं होता कि सारे सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर कर अंदर आ जाएं और जो अंदर वाले हैं वो बाहर निकल जाएं। ऐसा नहीं होता। सेल का ये फंक्शन सिलेक्टिवली या डिफरेंशियली परमिएबल कहलाता है कि जिन चीज़ों की नीड होती है उनको सेल में आना है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है उसको सेल से बाहर निकालना है, या सेल की डिमांड के मुताबिक सेल से चीज़ों को ट्रांसपोर्ट भी करना होता है। ये सारे प्रोसेस सेल की नीड्स और डिमांड्स के मुताबिक होते हैं। इसको सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट करती है और ये सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन सिलेक्टिव होता है, इस वजह से सिलेक्टिवली परमिएबल भी इसको कहा जाता है। अब सब्सटेंस कौन से हैं जिसको किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा? दो सब्सटेंस विच इज लिपिड सॉल्युबल, क्योंकि लिपिड बाई लेयर से बनी हुई है। प्रोटीन तो कंटिन्यूस नहीं है, प्रोटीन तो स्कैटरिंग फॉर्म में पाई जाती है। जो लिपिड बाई लेयर है, जो सब्सटेंस लिपिड में सॉल्युबल होते हैं वो हल होने के बाद डायरेक्टली इसमें से गुजर जाते हैं। मिसाल के तौर पर विटामिन ए, डी, ई, के, हम उसको कहते हैं दीज आर द फैट सॉल्युबल। जब हम डाइट में इनटेक करते हैं दे हैव टू ऑब्जर्व फ्रॉम द थ्रू द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, तो यही विटामिन वहां से इस तरह से फैट सॉल्युबल होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हल हुए, सीधे आउटर से अंदर की तरफ चले गए। इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, इसको किसी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेगुलेट द फ्लो मेटीरियल एंड आयन टू मेंटेन द डेफिनेट ग्रेडियंट। सेल मेम्ब्रेन दूसरा काम भी करती है, फ्लो मेटीरियल और आयन को भी, आयन का डेफिनेट ग्रेडियंट सेल के अंदर और सेल के बाहर उसको मेंटेन किया जाता है। और ये सेल की होमियोस्टेसिस के लिए और सेल की इंटीग्रिटी के लिए ये बात बहुत जरूरी है। कौन से सब्सटेंस हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं? मेनी स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स इजीली पास हो जाते हैं। रिमेंबर स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसको सिंपल डिफ्यूजन के जरिए ट्रांसपोर्ट होगा। वाटर है, ये भी इसमें से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास ऑन हो जाता है, स्मॉल मॉलिक्यूल है। और ग्लूकोज है, और ये भी प्रोसेस ही होगा, ये भी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। इसमें के बारे में कुछ कंट्रोवर्शियल, लेकिन ये भी हमारी बुक के अकॉर्डिंग सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू इसमें से पास ऑन हो जाता है। ये भी उसमें से इसको भी किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ता। कुछ में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी इसको फेवर करते हैं, ये सिंपली पास हो जाते हैं। क्यों पास हो जाते हैं कि ऑल दीज न्यूट्रल सब्सटेंस आर इजीली पास आउटर टू इनर, ये इजीली चले जाते हैं, इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आता। आयंस हैं जो चार्ज पार्टिकल्स है, उसको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है, जैसे कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोराइड, ये चार्ज पार्टिकल है। आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो लिपिड बाइलेयर है वो तो उसमें से न्यूट्रल है, वो तो ऐसा जिसको गुजरने नहीं देगी। चार्ज पार्टिकल के प्रॉब्लम होगा, उनको कोई और रूट यूज करना पड़ता होगा। मेनी सब्सटेंसेस विच आर नॉट नीडेड वो सेल के अंदर एंटर होते रहते हैं, लेकिन वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते रहते हैं। कांस्टेंट एंटर भी हो गए, कांस्टेंट लेफ्ट भी हो गए, लेकिन उसमें किसी किस्म की एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो पैसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, ये आयंस होते हैं, इसको पास ऑन करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब इसमें से दो चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ। सिंपल शुगर और अमाइनो एसिड्स need help with the transport across the plasma membrane achieved by the various transport proteins. सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में पहले बता चुका हूँ, हमारी बुक में दिया है कि न्यूट्रल इजीली पास ऑन हो जाते हैं, बट इनको पास ऑन करने के लिए डिफ्यूजन तो है, लेकिन वो डिफ्यूजन कौन सी है? वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए दो तरह की प्रोटीन यूज होती हैं, एक को चैनल प्रोटीन कहा जाता है, एक को कैरियर प्रोटीन कहा जाता है। दिस इज द कैरियर प्रोटीन, दिस इज द चैनल प्रोटीन। दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आएंगे। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यहाँ डिफरेंस क्लियर करना चाहता हूँ डायग्राम के जरिए भी। पहले मैं आपको कैरियर डिफ्यूजन के बारे में, कैरियर डिफ्यूजन जो उसमें से सिंपल डिफ्यूजन नहीं है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दो तरह के प्रोटीन के थ्रू हो रही है। चैनल प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, जिसमें एक चैनल होती है, एक नाली होती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूवमेंट्स होगी, कोई एनर्जी का एक्सपेंडिचर नहीं। लुक हियर, ये चैनल है, ये इसमें देखें, ये सुराख इसमें से बना हुआ है, ये इसमें चैनल है, इनर से आउटर सिंपली चले गए।
क्योंकि इसके अंदर सुराख है, चैनल है, हाई टू लोअर की तरफ मूव होगी, लेकिन उसको असिस्ट कौन करेगी? प्रोटीन तो फैसिलिटेटर कहलाएगा। ये दूसरी जो प्रोटीन है, लुक हियर दिस इज दैट रिप्रेजेंटेड हियर, यहां से देखें, इसमें चैनल नहीं है, इसमें प्रोटीन की कन्फिग्रेशन चेंज होती है, प्रोटीन की शेप चेंज होती है, प्रोटीन के अंदर उसकी शेप चेंज होने की वजह से, कन्फॉर्मेशन चेंज आने की वजह से ऑटोट्रेनर, और ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल्स के प्रोटीन के थ्रू भी हो सकती है और कैरियर प्रोटीन के थ्रू भी उसमें से हो सकती है, दोनों तरह की इसमें से हो सकती है। जो सिंपल डिफ्यूजन है, अब ये चैनल, ये भी उसमें से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन चैनल के थ्रू हो रही है। अब ये देखिए डिफ्यूजन हमारी बुक में इसको रिप्रेजेंट किया गया कि इस तरह से कुछ सबस्टांस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे गुजर कर सीधे ऊपर चले जाते हैं। जो अभी पढ़ा, जो सबस्टांस नीडेड नहीं होते ज्यादा, वो सेल के अंदर कांस्टेंट एंटर भी होते रहते हैं, सेल को लेफ्ट भी करते रहते हैं, वो ये प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। दिस इज, इसका मतलब ये है ना ये चैनल प्रोटीन यूज कर रहा है, ना ये कैरियर प्रोटीन यूज कर रहा है, बल्कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन प्लाज्मा ब्रेन के डायरेक्टली गुजर कर हायर से लोअर में चला गया, क्योंकि उसमें किसी किस्म के कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं, ये हायर से लोअर की तरफ डायरेक्टली डिफ्यूज करके चला जाता है। दिस इज कॉल्ड द सिंपल डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन ये फैसिलिटेटेड है। आई थिंक आपने इस कंसेप्ट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती हैं और सिंपल डिफ्यूजन किस तरह से होती है और उसका रूट कैसा होगा। ये एक्सप्लेन किया गया है डायग्राम के अंदर भी, मैंने इसको अच्छी तरह आपको बता दिया। अदर सबस्टेंस टेकन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर टू लोअर, तो अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन लोअर टू हायर आएगा, अपहिल मूवमेंट होगी, दे मूव फ्रॉम एरिया लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। This must be follow the active transport. लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ जाना, दैट्स अपहिल मूवमेंट्स का मतलब है अगर आप जमीन पर खड़े हैं, आपको किसी पहाड़ के ऊपर जाना है, तो आपको एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करना पड़ेगा। इसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पेश आएगी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को परफॉर्म करने के लिए वन थिंग कंपल्सरी है, विच वन? दिस इज कॉल्ड एटीपी। एनर्जी करेंसी है, उसके बगैर ये मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अब इस पॉइंट्स को मैंने यहां से आपको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, यहां से क्लियर करने की कोशिश की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये देखें, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इनसाइड है, और ये भी प्रोटीन है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, लेकिन कोई ना कोई प्रोटीन उसके अंदर, कोई ना कोई पंप यूज हो रहे होंगे, कोई ना कोई इसमें से फैसिलिटेटर इसका होगा, बट यहां से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, किसमें से? एनर्जी का एक्सपेंडिचर है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने ये देखा कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, दे मस्ट नीड एनर्जी। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि सोडियम पोटासियम पंप है, कहां पर पाया जाता है सोडियम पोटासियम पंप? दिस इज लुक हियर, इज द न्यूरॉन के प्लाज्मा ब्रेन के अंदर पाया जाता है। यहां से अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पोटासियम ऑलरेडी अंदर ज्यादा है और सोडियम उसमें से बाहर ज्यादा है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ये पंप वर्क कर रहा है। लुक हियर, दिस इज अ सोडियम पोटासियम पंप, न्यूरॉन के ब्रेन में पाया जाता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेगा, एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर है और ये इनसाइड है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, देखा यहाँ कंसंट्रेशन, अब इसमें से अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन वर्क करना पड़ेगा, जब भी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये भी इसी के रिप्रेजेंट किया गया, देखिए प्लाज्मा ब्रेन के अंदर इसकी मूवमेंट होती है, ये भी एनर्जी के एक्सपेंडिचर के बगैर ये भी मुमकिन नहीं है कि इसमें से लो से हायर की तरफ इसकी मूवमेंट हो सके, ये भी इस तरह रिप्रेजेंट किया गया। यानी इस तरह से डिफरेंट ये पंप्स हो सकते हैं जो कि अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव करेंगे। इसमें प्रोटीन भी इन्वॉल्व हो सकती है पंप्स के तौर पर, लेकिन यहाँ से एनर्जी जरूर होगी, फैसिलिटेशन नहीं होती, लेकिन एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी के ऊपर यह काम होगा। इन मेनी एनिमल सेल मेम्ब्रेन हेल्प्स टू टेक द मटेरियल बाय इनफोल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ द वैक्यूल। बहुत सारे मटेरियल जो सेल के अंदर जो बल्क ट्रांसपोर्ट होती है वो वैक्यूल की फॉर्म में होती है, इनफोल्डिंग्स की फॉर्म। बल्क का मतलब जो ज्यादातर सेल के अंदर फ्लूइड आता है, मटेरियल आता है, नॉट फ्लूइड मटेरियल आएगा, वो बल्क मटेरियल जिसको कहलाएंगे, इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में, वैक्यूल की फॉर्म में आएगा। दिस टाइप ऑफ इनटेक ऑफ मटेरियल टर्म्स एज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के अंदर मटेरियल अंदर की तरफ आएगा, वेजिकल की फॉर्म में आएगा, प्लाज्मा में इनफोल्ड करेगी, वैक्यूल की फॉर्म में आएगा, उसको एंडोसाइटोसिस करेंगे। अगर मटेरियल वैसे आ जाता है, वेजिकल नहीं बनता, वो एंडोसाइटोसिस नहीं कहलाएगी, वो डिफ्यूजन कहला सकती है। इसमें दो तरह के कैटेगरीज हैं, फेगोसाइटोसिस दैट इज इनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स, दैट इज इसको कहते हैं ईटिंग ऑफ द सेल।
फैगो का मतलब इनगल्फ है। एपिनोसाइटोसिस का मतलब दैट इज अ ड्रिंकिंग ऑफ द सेल, दैट इज अ टेक लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल इन द फॉर्म ऑफ द वेसिकल। इसकी 2 टाइप्स हैं बेसिकली एंडोसाइटोसिस की। न्यूरॉन्स जो सेल मेम्ब्रेन है ये भी नर्व इंपल्स को वन पार्ट से अदर बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती है टू कीप द कोऑर्डिनेशन। ये भी इसके अंदर एक इसके अंदर भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जहाँ पर वन न्यूरॉन से अदर न्यूरॉन की तरफ जाती है। एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है जहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। अब इसमें से एक्सोसाइटोसिस कहां पर होगी? सबसे पहले ये देखिए, मैंने इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और इसमें देखिए एक्सोसाइटोसिस एग्जांपल भी दी। जो गोल्जी वेसिकल्स हैं, जो गोल्जी बॉडी से प्रोड्यूस होती हैं, उन्होंने मटेरियल सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट करना होता है। इनको ट्रांसपोर्ट वेसिकल का नाम भी दे दिया जाता है। ये देखें, ये गोल्जी वेसिकल से आएंगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्ट करेंगी, ये वेसिकल की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाएगा, मटेरियल बाहर चला जाएगा और ये एक्सोसाइटोसिस। इंसुलिन सेक्रेशन होती है, जो पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रेट करते हैं, इंसुलिन के जो ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेगी, रफ से बनने के बाद वो एंडोप्लाज्मिक गोल्जी अपरेटस की तरफ जाएगी, वहां से वेसिकल बनेंगे, वो ग्रेन्यूल्स के अंदर जो उसमें से प्रोटीन मौजूद होगी उसको भी बाहर निकाला जाता है पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। वो प्रोसेस भी, यही प्रोसेस एक्सोसाइटोसिस का होता है। अब इसमें से फैगोसाइटोसिस कहां पर होती है? फॉर एग्जाम्पल अमीबा कहते हैं, एंड अदर जो हमारे फैगोसाइट्स हैं, जैसा कि न्यूट्रोफिल्स हैं, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। वो भी हमारी बॉडी के अंदर इन सॉलिड पार्टिकल्स की जो इनगल्फिंग करते हैं, वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस से करते हैं। अमीबा की वेल नोन एग्जांपल है और फैगोसाइट हमारी बॉडी के अंदर इसकी वेल नोन एग्जांपल है। ये एक रियल डायग्राम रिप्रेजेंट की गई, इसमें फैगोसाइटोसिस कैसे होता है, यू कैन चेक हियर। अब इसमें से ये देखें, ये भी फैगोसाइटोसिस इसके अंदर इसमें से हो रहा है। अब पिनोसाइटोसिस बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन होता है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है सारा। कौन से सेल हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करेंगे? रिमेंबर, ब्लड सेल। कि ब्लड सेल के अंदर ये न्यूक्लियस नहीं है, उनको सर्वाइव करना है। वो बाहर के मीडियम से लिक्विड ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर लेकर जाते हैं वेसिकल की फॉर्म में। चेक किया, ये लिक्विड वेसिकल, लिक्विड अंदर की तरह जाएगा, ये वेसिकल बनेगा, लिक्विड अंदर सेल के चला जाएगा। ब्लड सेल करेंगे, उनको सर्वाइव करने के लिए ऐसे फूड पार्टिकल लेते हैं कि अपने प्लाज्मा से। इंटरस्टिशियल वाल सेल्स हैं, जो इंटेस्टिनल वाल सेल्स हैं, वो भी जो हमें इंटेस्टाइन के वो भी सेल परफॉर्म करते हैं। जो किडनी ट्यूब्यूल्स के सेल हैं वो भी इसमें पिनोसाइटोसिस करते हैं, और प्लांट रूट सेल वो भी पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो मैंने आपको डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट किए, ये कैसे होंगे। पॉइंट टू द फाउंडर, आई थिंक ये मैंने बहुत सी बातें आपको, कंसेप्ट बहुत सा क्लियर किया मैंने आपका। अब इसमें से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का आंसर आपसे दूंगा। आप इसको क्वेश्चन को पढ़ता हूं, आप इसको सोचिएगा, फिर इसके साथ आंसर भी मैं दूंगा। व्हेन प्लाज्मा ब्रेन बिकम मोर फ्लूइड, प्लाज्मा बिकम मोर फ्लूइड हो जाती है, इसका आंसर क्या होगा? कब होगा? सोचें, कब होगा? बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड हो जाएगी। नंबर 2, फ्लूइडिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिपेंड्स अपॉन, हम कहते हैं फ्लूइडिटी, ऐसे फ्लूइड नेचर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? फ्लूइडिटी उसकी। ये फ्लूइडिटी हमें पढ़ा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू। इट्स लिपिड कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगी फ्लूइडिटी इसकी। फॉस्फोलिपिड्स, वो कौन से लिपिड कंपोनेंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं? फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो लिपिड कॉन्स्टिट्यूएंट हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जिसकी फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। वो ये सेल मेम्ब्रेन कहता है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्यों कहते हैं? आंसर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर और इनर साइड के ऊपर पाए जाने वाली प्रोटीन एक जैसी नहीं होती। आउटर और है, इनर और है, वो प्रोटीन एक जैसी नहीं है। दैट्स व्हाई आउटर इनर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सेम, उसमें नॉट सेम प्रोटीन पाई जाती है, इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल भी कहा जाता है। रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? लुक, ये स्टेबलाइज करता है फॉस्फोलिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल स्टेबलाइज करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसको फ्लूइड नेचर को मेंटेन करने के रिस्पॉन्सिबल। एस्केप एंट्री पोलर मॉलिक्यूल, दूसरा फंक्शन है कि पोलर मॉलिक्यूल की जो उसमें से एंट्री है, एस्केप एंट्री ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, कि पोलर मॉलिक्यूल की जो एंट्री है जो उसमें एस्केप करने की कोशिश करते हैं, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। रोल ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये एंटीजन के तौर पे काम करती हैं, सेल आइडेंटिटी मार्कर है, और इसकी डिफरेंट शेप भी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। इसी ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से सेल टू सेल
जो प्रोटीन है ये डिफरेंट होती हैं, शेप भी डिफरेंट इसकी होती है, तो एक सेल दूसरे से मुख्तलिफ भी होता है इन्हीं प्रोटीन की वजह से। ये रिसेप्टर उसमें सेल की आइडेंटिटी मार्कर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ग्लाइकोलिपिड का रोल क्या होता है? ये सेल टू सेल रिकग्निशन के तौर पे काम करता है। एक सेल दूसरे से कैसे रिकग्नाइज होता है? क्योंकि इनके ऊपर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। वो सेल के ऊपर डिफरेंट शेप उसकी होती है, ये सेल के रिसेप्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन हर सेल पे एक्ट नहीं करती, और इसमें से HIV हर सेल पे एक्ट नहीं करता, उसके लिए पार्टी को रिसेप्टर्स हैं, और ये ग्लाइकोलिपिड नेचर है, वो रिसेप्टर को ये सेल के लिए सेल रिकग्निशन के लिए यूज किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की लोकेशन कहाँ पर पाई जाएगी? हम कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बन जो होता है ये जस्ट एंड ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर सरफेस पर होगा, इंटीरियर में नहीं होगा। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म है। सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो उसमें से होती है सिक्रीशन प्रोटीन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो उसमें से होती है किस प्रोसेस से बाहर जाती है? एक्सोसाइटोसिस, यानी जो प्रोटीन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जाएंगे वो एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस को फॉलो करके जाएंगे। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस होता है, कि एंडोसाइटोसिस तो है, यहाँ हमारी बुक में ये बात नहीं कि मैंने जस्ट वैसे मेंशन कर दिया। जो रिसेप्टर एंड मीडिएट एंडोसाइटोसिस होता है वो प्रोसेस कौन सा होता है? वो प्रोसेस एक्टिव होता है। अब एक जस्ट समरी मैंने मेंशन कर दी है कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। फॉस्फोलिपिड्स मेन फैब्रिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लोकेशन है कोलेस्ट्रॉल अटैच बिटवीन फॉस्फोलिपिड एंड बिटवीन टू phospholipids layer. Integral protein, for example, integrins, embedded protein within the phospholipid layer may or may not be present throughout the both layer. दोनों लेयर में पाई भी जा सकती है, नहीं भी हो सकती। Peripheral protein on the inner or outer surface of the phospholipid layer by layer not embedded within the phospholipid. देखा दोनों का हमारी ये उसमें लिखा हुआ है, डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन। लेकिन ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इंबेडेड नहीं होती, आउटर इनर सरफेस पे पाई जा सकती है, नहीं इंबेडेड नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स आर ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन जनरली अटैच टू द प्रोटीन ऑन द आउटसाइड ऑफ द लेयर, अंदर की तरफ नहीं है। ये भी इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसमें से मेन टर्म्स जिसका हमने यूज किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये आप इससे फेमिलियर होंगे। ट्रांसपोर्ट मटेरियल फॉर्म दैट रिक्वायर्स एनर्जी। कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय चेंजिंग इट्स शेप, कैरियर में शेप चेंज हो उसमें कर रही है। चैनल प्रोटीन, यानी ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये कैरियर प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन है। कैरियर में शेप चेंज होती है, दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आती है, लेकिन चैनल में शेप चेंज नहीं होती। दैट अलाउ द सबस्टेंस टू पास थ्रू इट्स हॉलो कोर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कैरियर प्रोटीन चैनल प्रोटीन दोनों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करती है। कैरियर में शेप चेंज होती है और चैनल में शेप चेंज नहीं होती। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन, पैसिव प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लो मोलिकुलर वेट मटेरियल according to concentration gradient. Endocytosis, the type of active transport that moves substances including fluid and the particle into the cell. Exocytosis process of passing bulk material out of the cell. ये bulk material अंदर आएगा, ज्यादा क्वांटिटी मटेरियल सेल के अंदर आता है, ये बाहर जाता है, अंदर आएगा एंडोसाइटोसिस के थ्रू आएगा, बाहर जाएगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जाएगा। और ये डिफ्यूजन वगैरह से बहुत कम मटेरियल आता जाता है। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस बाय विच मटेरियल मूव डाउन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हाई टू लोअर कंसंट्रेशन यूजिंग इंटीग्रल प्रोटीन्स, उसके थ्रू होगा। ये भी देखिए फैसिलिटेटेड बाय द यूजिंग इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि सेल के अंदर बाहर दोनों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर इनर हो सकती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन ये प्रोसेस नहीं परफॉर्म कर रही। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल विद एबिलिटी टू बॉन्ड विद द वाटर, दैट द वाटर लिविंग होते हैं। और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल दैट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू बॉन्ड विद द वाटर, दैट द इनको वाटर हीटिंग कहा जाता है। ये वाटर उसमें से हीटिंग मॉलिक्यूल इसको कंसिडर किया जाता है। इंटीग्रल प्रोटीन integrated into the membrane structure that interact extensively within the hydrocarbon chain of the membrane lipids. Peripheral protein found at the surface of the plasma membrane either on an exterior or interior surface. Pinocytosis के बारे में, a variation of endocytosis that imports macromolecule that the cell needs from the extracellular fluid. Selectively permeable, characteristics of membrane that allows some substances through but not others. Transport proteins, membrane proteins that facilitate passing of substance across a membrane by binding it. ये जिन्होंने बोर्ड की एग्जाम देनी है, ये डेफिनेशन उनके लिए भी हेल्पफुल है, और जिन्होंने MD-CAT में अपियर होना उनको भी ये कंसेप्ट के लिए ये डेफिनेशन ज़रूरी थी।
होप सो कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जो आप लोगों के जहन में हमेशा से एम्बिगुअस रहे, जिसका कंसेप्ट क्लियर ना हो सका, और मैंने इसको बहुत इजी और डायग्रामेटिक वे में, एनिमेटेड वे में इसको क्लियर करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर किसी लेक्चर में किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी का सामना है तो लेट मी नो कि वो लेक्चर मैं रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कर सकता हूँ। अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है कि उसमें से कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में वो क्वेश्चन लिखें तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आपको किसी किस्म का किसी भी टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है देन लेट मी नो, आई विल रिकॉर्ड एंड देन अपलोड एट माई चैनल। और थैंक यू फॉर योर पेशेंस, और अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डोंट शाई फॉर आस्किंग एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।